स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा ढाकेज नीट बायोलॉजी। और आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11th में प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ किया था हम लोगों ने। और प्रकाश संश्लेषण में आज प्रकाशीय अभिक्रिया का एक चरण होते हैं प्रकाश वर्णक तंत्र। तो प्रकाश वर्णक तंत्र क्या है तथा जो दो प्रकार के प्रकाश वर्णक तंत्र हम पढ़ते हैं, वर्णक तंत्र 1 एवं वर्णक तंत्र 2, या हम सामान्य रूप से कहते हैं PS1 एंड PS2, दोनों में मुख्य अंतर क्या है तथा किस प्रकार यह प्रकाश वर्णक तंत्र चक्रीय तथा अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन अथवा फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। तो अब हम प्रारंभ करते हैं प्रकाश वर्णक तंत्र। प्रकाश वर्णक तंत्र आप याद रखिए, प्रकाश वर्णक तंत्र क्लोरोफिल अणुओं का व कैरोटीनॉइड्स हम सामान्य रूप से कह रहे हैं, क्लोरोफिल व कैरोटीनॉइड अणुओं का अथवा मॉलिक्यूल्स का समूह जो मुख्य रूप से प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अथवा प्रकाश की वेव्स, आप याद रखिए तरंगदैर्ध्य जब आप पढ़ रहे हैं तो विशिष्ट तरंगदैर्ध्य अर्थात 700 नैनोमीटर या फिर 680 नैनोमीटर हम पढ़ते हैं। तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के अवशोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये भाग याद रखिए, अवशोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनको हम मुख्य रूप से कहते हैं प्रकाश वर्णक तंत्र। प्रकाश वर्णक तंत्र आप मुख्य रूप से याद रखिए, जब हम प्रकाश वर्णक तंत्र को पढ़ते हैं तो प्रकाश वर्णक तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के अणुओं से बना होता है। प्रकाश वर्णक तंत्र में एक अभिक्रिया तंत्र उपस्थित होता है। अभिक्रिया तंत्र का अर्थ है कि विशिष्ट प्रकार के क्लोरोफिल के वो अणु जो कि एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य का अवशोषण करने के लिए उत्तरदायी है, तथा दूसरे यहाँ पर होते हैं सहायक अणु। सहायक अणुओं को मुख्य रूप से यहाँ पर हम कहते हैं एंटीनी मॉलिक्यूल अथवा एंटीनी अणु। तो एंटीनी मॉलिक्यूल आप याद रखिएगा, एंटीनी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये अणु मुख्य रूप से निर्मित होते हैं क्लोरोफिल बी, पीले रंग के वर्णक ज़ैंथोफिल तथा ऑरेंज रेड कलर के वर्णक कैरोटीन। ज़ैंथोफिल एवं कैरोटीन दोनों को सामान्य रूप से मिलाकर हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। इन सहायक अणुओं का मुख्य कार्य है क्लोरोफिल ए। अभिक्रिया तंत्र याद रखिए, अभिक्रिया तंत्र किससे बना हुआ है? अभिक्रिया तंत्र निर्मित होता है क्लोरोफिल ए के अणुओं से, तथा इस क्लोरोफिल ए को प्रकाशीय ऑक्सीकरण से बचाने के लिए प्रकाशीय इनका मुख्य कार्य जो एंटीनी मॉलिक्यूल या सहायक अणु है, इनका कार्य प्रकाशीय ऑक्सीकरण से क्लोरोफिल ए के अणु को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये पार्ट याद रखिएगा, मुख्य कार्य है कि क्लोरोफिल ए को प्रकाशीय ऑक्सीकरण, उच्च प्रकाश की या उच्च तरंगदैर्ध्य की आवृत्ति के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल ए अपना स्वरूप खोना प्रारंभ करते हैं, और उस घटना से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप याद रखिए यहाँ पर क्या उपस्थित है? सहायक वर्णकों का तंत्र, वर्णक तंत्र उपस्थित है। अभिक्रिया केंद्र हम पढ़ते हैं, अभिक्रिया केंद्र अथवा अभिक्रिया तंत्र जब हम पढ़ रहे हैं, तंत्र अथवा इसे हम सामान्य रूप से केंद्र भी कहते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक अभिक्रिया केंद्र 700 नैनोमीटर की लाइट का अवशोषण करता है, अतः इसे हम P700 कहते हैं। दूसरे प्रकार के क्लोरोफिल ए के अणु मुख्य रूप से 680 नैनोमीटर की लाइट का या प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का अवशोषण करते हैं, और अतः इन्हें हम सामान्यतः P680 कहते हैं। ये बात मुख्य रूप से याद रखिए। अब जब हम अभिक्रिया तंत्र को पढ़ रहे हैं तो अभिक्रिया तंत्र के आधार पर आप याद रखिए वह अभिक्रिया तंत्र जिसमें P700 प्रकार का
क्लोरोफिल ए का अणु P700 अथवा 700 नैनोमीटर के लाइट का अवशोषण कर रहा है, उसे हम प्रकाश वर्णक तंत्र 1 अथवा PS1 कह रहे हैं, तथा 680 नैनोमीटर का अवशोषण करने वाले प्रकाश तंत्र को PS2 कहते हैं। तो ये मुख्य अंतर याद रखिए। दूसरा 1 और 2 लास्ट क्लास में भी आपको बताया हुआ है। 1 और 2 उनके डिस्कवरी के आधार पर है। P700 को पहले डिस्कवर किया गया है, इसलिए उसको PS1 कहते हैं। P680 आप याद रखिए PS1 के पश्चात खोजा गया है, इसलिए इसको हम सामान्यतः प्रकाश वर्णक तंत्र 2 अथवा PS2 कहते हैं। अब सर्वप्रथम हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रकाश वर्णक तंत्र 1 की मुख्य लक्षण। तो यहाँ पर जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रकाश वर्णक तंत्र 1 अथवा इसको हम कह रहे हैं PS1। अब जब आप PS1 पढ़ते हैं तब आप इसकी लोकेशन याद रखिए। लास्ट क्लास में आपने सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था थाइलेकोइड झिल्ली की संरचना। ग्रेनम की जो पिटिका होती है या ग्रेनम झिल्ली है, ग्रेनम की झिल्ली को हम थाइलेकोइड झिल्ली कहते हैं। और ये जो थाइलेकोइड झिल्ली है, इस थाइलेकोइड झिल्ली में आपको याद रखना है 2 सतह होती है, बाह्य एवं आंतरिक। तो PS1 आप याद रखिए, मुख्य रूप से PS1 थाइलेकोइड झिल्ली की बाह्य सतह पर उपस्थित होते हैं, तो प्रेजेंट है। दूसरा अभिक्रिया तंत्र, अब आपको क्लियर है ये। इस PS1 का अभिक्रिया केंद्र मुख्य रूप से आप याद रखिए 700 नैनोमीटर के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, इसलिए इसे हम P700 कहते हैं। और मुख्य रूप से इसमें याद रखिए क्लोरोफिल ए के अणु अधिक होते हैं। कैरोटीनॉइड्स तथा कैरोटीनॉइड मीन ज़ैंथोफिल, कैरोटीन तथा क्लोरोफिल की तुलना में क्लोरोफिल ए के अणु अत्यधिक होते हैं। जब आप फॉस्फोरिलीकरण पढ़ते हैं तो PS1 याद रखिए। PS1 मुख्य रूप से आप याद रखिएगा PS1 चक्रीय तथा अचक्रीय दोनों प्रकार का फॉस्फोराइलेशन हम पढ़ते हैं। तो चक्रीय तथा अचक्रीय दोनों प्रकार के फॉस्फोरिलीकरण अथवा फॉस्फोराइलेशन भी हम कह रहे हैं, चक्रीय तथा अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण से संबद्ध होता है। मुख्य रूप से इसका कार्य आप याद रखिए। PS1 में केवल आप ATP का संश्लेषण पढ़ते हैं और ATP का यह संश्लेषण आप याद रखिएगा मुख्य रूप से किसमें होगा, चक्रीय फॉस्फोराइलेशन अथवा चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण द्वारा पाया जाता है। तो ATP संश्लेषण, और ATP संश्लेषण ये मुख्य रूप से बंद पथ में होता है या साइकिल के समान एक क्लोज पाथ में होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं चक्रीय फॉस्फोराइलेशन। अचक्रीय मुख्य रूप से PS2 से संबंधित होता है, पर इलेक्ट्रॉन PS2 से हमेशा याद रखिए PS1 की तरफ स्थानांतरित होता है। दूसरा आप यहाँ पर पढ़ते हैं जो मुख्य लक्षण है NADPH और NADH आप कह रहे हैं। तो NADPH प्लस H प्लस का निर्माण यहाँ पर अनुपस्थित होता है। तो निर्माण यहाँ पर याद रखिएगा नहीं, ऊर्जा केवल और केवल PS1 अगर आप पढ़ रहे हैं तो PS1 ऊर्जा को या चक्रीय फॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे हैं तो ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होगी, ATP के रूप में उत्पन्न होती है। और एक लक्षण आप याद रखिए, जब आप प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया में आप पढ़ते हैं जल का प्रकाशीय अवघटन। तो यहाँ पर आप याद रखिए ये मुख्य लक्षण है कि PS1 कभी भी जल के प्रकाशीय अपघटन से संबद्ध नहीं होता है। तो जल के प्रकाशीय अपघटन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से यहाँ पर अनुपस्थित होती है। तो ये भाग, ये मुख्य लक्षण है आपके PS1 के। अब यहाँ पे देखिए PS1 जो है
वो मुख्य रूप से आपका संबंधित होता है चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण का मीनिंग क्या है? फॉस्फोरिलीकरण का मतलब होता है एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए फॉस्फोराइलेशन को हम सामान्यतः कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और PS1 जब आपका सामान्य रूप से सक्रिय है तब उस समय आप याद रखिए PS1 चक्रीय फॉस्फोराइलेशन से संबद्ध होता है। यहाँ पर किस प्रकार चक्रीय फॉस्फोराइलेशन होता है? यहाँ पे देखिए PS1, ये जो PS1 है, PS1 का रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया तंत्र होता है P700। ये P700 एक विशिष्ट प्रकार की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करते हैं प्रकाश की, जो कि है 700 नैनोमीटर की। और तत्पश्चात जो क्लोरोफिल का अणु है वो अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर को प्राप्त कर अस्थिर होता है या अनस्टेबल होता है, और तुरंत स्थिर अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन विमुक्त करता है। अभिक्रिया केंद्र से 700 नैनोमीटर के प्रकाश को अवशोषित करने के पश्चात 2 इलेक्ट्रॉन विमुक्त होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा अवशोषित होते हैं। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन ग्राही लिखा है, पर मुख्य रूप से याद रखिए यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से आप याद रखिए, आप इस तरफ बना सकते हैं या किसी भी डायरेक्शन में। फेरिडॉक्सिन से अब यह इलेक्ट्रॉन एक अन्य इलेक्ट्रॉन ग्राही जिसे हम फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस या FRS को प्राप्त होता है। जैसे पहली बार इलेक्ट्रॉन अपहील मतलब ऊपर की दिशा में वृद्धि कर रहा है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का स्तर उच्च होता है। जैसे जैसे ऊर्जा का स्तर निम्न होता है, इलेक्ट्रॉन डाउनहिल अथवा नीचे की तरफ गति करता है। फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 में प्रवेश करता है, अन्य इलेक्ट्रॉन ग्राही। और ये जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन ग्राही है, क्योंकि एटीपी का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर आप याद रखिए एडीपी तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अणु मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं। साइटोक्रोम F से निम्न ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रयुक्त होती है एटीपी में, अब यह निम्न ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन में प्रवेश करता है, और प्लास्टोसाइनिन से यह इलेक्ट्रॉन पुनः अपने अभिक्रिया केंद्र में वापस आता है। इसलिए इसे हम कह रहे हैं चक्रीय फॉस्फोराइलेशन। तो चक्रीय फॉस्फोराइलेशन हम सेपरेटली नहीं पढ़ते हैं, हम इसी में जब PS1 पढ़ रहे हैं, PS1 के साथ ही हम चक्रीय फॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण का मीनिंग है कि जब एटीपी निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र से विमुक्त होने के पश्चात इलेक्ट्रॉन पुनः वापस अभिक्रिया केंद्र में ही आता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन आपका परिवहन कर रहा है वो एक चक्रीय रूप में परिवहन करता है, और बार बार वो इलेक्ट्रॉन अपने अभिक्रिया केंद्र में वापस आता है। तब इस फॉस्फोराइलेशन को हम एक चक्रीय फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और चक्रीय फॉस्फोराइलेशन आप याद रखिए केवल और केवल PS1 से संबद्ध होता है। जब आप अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं तो अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन याद रखिए PS2 से प्रारंभ होता है और वो समाप्त PS1 में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन PS1 और PS2 दोनों से मिलके पूर्ण होता है। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा PS1 या प्रकाश वर्णक तंत्र 1 के लिए। तथा इसी के साथ अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका P700 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ग्राही। इलेक्ट्रॉन ग्राही के ऊपर आपका लिखा हुआ है PS1। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके प्रवेश करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है ETS अर्थात इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या इलेक्ट्रॉन अभिगमन पथ। ETS क्या है यहाँ पर ये हम डिटेल में पढ़ते हैं ETS। और फिर इस ETS में ही आप याद रखिए ATP का निर्माण प्रदर्शित किया है और तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन फिर आपका वापस अभिक्रिया केंद्र को प्राप्त होता है।
ये डायग्राम आप नीट के एग्जाम के लिए लेवलिंग पर्पज से याद रखिए। और ये क्वेश्चन आप डायग्राम मेनली जो डिटेल बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे ये डायग्राम याद रखेंगे थ्योरी एग्जाम्स के लिए अगर PS1 आता है तो। अब इसके पश्चात हम पढ़ते हैं PS2। PS2 जब हम पढ़ते हैं, PS2 के साथ ही आप याद रखिए प्रकाशीय अपघटन की प्रक्रिया, जल के प्रकाशीय अपघटन की प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे और उसी के साथ हम पढ़ते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया की Z स्कीम या लाइट रिएक्शन का एक Z स्कीम आप पढ़ते हैं। तो Z स्कीम को अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश वर्णक तंत्र 2 अथवा इसी को हम कह रहे हैं शॉर्ट में PS2। PS2 जब आप पढ़ रहे हैं, PS2 आप याद रखिए PS2 में अभिक्रिया केंद्र 680 नैनोमीटर की लाइट का अवशोषण करता है, अतः इसे P680 अभिक्रिया केंद्र को P680 कहते हैं। दूसरा आप याद रखिएगा यह PS2 मुख्य रूप से थाइलेकॉइड झिल्ली के आंतरिक सतह पर उपस्थित होता है। तो यह आंतरिक सतह पर उपस्थित है। नेक्स्ट आप याद रखिएगा पॉइंट PS2 में, PS2 आपका अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन, अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप याद रखिए, आप रिकॉल करिए PS2 या P680 को। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन के पश्चात जब आप पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर याद रखिए जल का प्रकाशीय अपघटन एक मुख्य लक्षण है। जल का प्रकाशीय अपघटन NCERT के डायग्राम जो बने हुए हैं Z स्कीम PS2 में, उसको ध्यान से देखिए। जल के प्रकाशीय अपघटन को वहां पे प्रदर्शित किया है PS2 में। जल का प्रकाशीय अपघटन आप याद रखिए, प्रकाशीय अपघटन उपस्थित होता है PS2 में। इसके पश्चात आप PS2 में पढ़ते हैं जल के प्रकाशीय अपघटन के बाद आणविक ऑक्सीजन का निर्माण। जब जल का अपघटन होगा आणविक ऑक्सीजन का निर्माण भी केवल PS2 का लक्षण होता है। एंड नेक्स्ट आप याद रखिए ऊर्जा का जो निर्माण हो रहा है, ऊर्जा यहाँ पर ATP तथा NADPH और H+ के रूप में उत्पन्न होती है। PS1 में ऊर्जा का निर्माण केवल ATP के रूप में है। PS1 चक्रीय और अचक्रीय दोनों से संबद्ध है। यहाँ पर PS2 केवल अचक्रीय से संबंधित है, फॉस्फोराइलेशन से। और दूसरा ऊर्जा यहाँ पर ATP और NADPH+ या NADP+H+ कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि आणविक ऑक्सीजन का जब निर्माण हो रहा है ठीक उसी समय प्रकाशीय अपघटन से 2 प्रोटॉन्स निर्मित होते हैं और उन प्रोटॉन्स का उपयोग NADP के अपचयन में किया जाता है। इसके पश्चात आप पढ़ते हैं यहाँ पर PS2 अगर आप पढ़ रहे हैं तो PS2 में आप याद रखिए मुख्य रूप से यहाँ आप पढ़ रहे हैं तो कैरोटिनॉइड्स के अणु आप याद रखिए। कैरोटिनॉइड्स के अणु PS1 की तुलना में अधिक होते हैं। तो ये भाग आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब जब आप PS2 पढ़ते हैं तो सामान्य इसमें याद रखिएगा कि PS2 अथवा P680 आप स्टडी कर रहे हैं और P680 में आप याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन्स आपके स्थानांतरित होंगे, अगर आप बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में PS2 को याद रखना चाहते हैं या अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन को याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पर याद रखिए एक तो P680 प्रकाश के अपघटन से, जल के अपघटन से संबद्ध है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आप यहाँ पे याद रखिएगा वाटर मॉलिक्यूल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ब्रेक होते हैं, 2 प्रोटॉन्स का निर्माण करेंगे प्लस आणविक ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन असेप्टर अथवा इलेक्ट्रॉन ग्राही से होता हुआ
इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या ईटीएस में आता है। ईटीएस से अब यह इलेक्ट्रॉन पुनः PS1 को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा कि एक बार इलेक्ट्रॉन P680 अभिक्रिया केंद्र से विमुक्त होता है, यह इलेक्ट्रॉन पुनः अभिक्रिया केंद्र में वापस नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन PS1 में जाएगा। PS1 से ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही जो फेरिडॉक्सिन पड़ा था वहां से होते हुए इलेक्ट्रॉन ग्राही से ये इलेक्ट्रॉन आप याद रखिए मुख्य रूप से आपका प्रयुक्त हो जाता है NADP के अपचयन में। NADP के अपचयन में आप याद रखिए ये 2 प्रोटॉन्स प्रयुक्त होंगे और NADP आपका परिवर्तित होता है NADPH प्लस H प्लस में। ETS जब यहाँ पर कंटिन्यू चलता है उस दौरान इस ETS में ATP का निर्माण होता है। तो सिंपल वे में आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन PS2 से विमुक्त होकर PS1 में आता है, उस दौरान ATP का निर्माण। PS1 से जब यह स्थानांतरित होगा तो अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन में PS1 NADP को NADPH में अपचयित करता है। उसका कारण है कि PS1 के पास बाह्य झिल्ली पर थाइलेकॉइड झिल्ली में बाह्य झिल्ली पर जब उपस्थित है या बाह्य सतह पर उपस्थित है NADP रिडक्टेज उपस्थित होता है। तो NADP रिडक्टेज की उपस्थिति के कारण यह NADP को NADPH और H प्लस में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है नॉर्मली कि PS1 जब हम पहले पढ़ रहे थे तो क्यों PS1 चक्रीय के साथ वहां पर अचक्रीय प्रदर्शित नहीं कर रहा है, या क्यों चक्रीय में केवल ATP का निर्माण कर रहा है, NADP का निर्माण नहीं करता है। उसका कारण है कि जब आप P700 इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं तो P700 में प्रकाशीय अपघटन की प्रक्रिया अनुपस्थित होती है। बिकॉज ऑफ दैट वहां पर प्रोटॉन अनुपस्थित है। तो अतः जब आप PS1 इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो वो केवल चक्रीय फॉस्फोराइलेशन प्रदर्शित करता है, परंतु जब PS1 PS2 से संयुक्त होता है उस अवस्था में यह चक्रीय वहां पे प्रदर्शित कर रहा है इंडिविजुअली अकेले, और PS2 के साथ ये हमेशा किससे संबद्ध होगा, अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन से संबंधित होता है। तो ये पार्ट आप अच्छे से याद रखिए। अब इसका हम डिटेल पार्ट स्टडी करते हैं, जिसको हम इसको भी आप कहते हैं Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। और डिटेल में अगर आप पढ़ते हैं PS2 या अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन, अचक्रीय का मीनिंग अब क्लियर है आपको। अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन जब एक बार अभिक्रिया केंद्र P60 से विमुक्त होते हैं उसके पश्चात वो वापस पुनः अभिक्रिया तंत्र में नहीं आते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन। अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन को ही आप कह रहे हैं Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय अभिक्रिया की Z परिकल्पना। तो लाइट आप कह रहे हैं लाइट रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं P680। P680 अपना रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र है PS2 के लिए। जब ये P680 लाइट को अवशोषण करता है उस अवस्था में आप याद रखिएगा जल के अणु का प्रकाशीय अपघटन पाया जाता है। जल के प्रकाशीय अपघटन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर 1 वाटर मॉलिक्यूल आणविक ऑक्सीजन प्लस 2 प्रोटॉन्स को विमुक्त करता है और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स विमुक्त होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स विमुक्त किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्राही क्विनॉन आपका पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही है। क्विनॉन से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं फिर पुनः साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम F और B6 के मध्य ये रिएक्शन बहुत बार आया है ऑब्जेक्टिव में कि ATP का संश्लेषण किन 2 इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के मध्य होता है। तो ATP संश्लेषण प्रकाश अभिक्रिया तंत्र में आप याद रखिए साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य होगा। ATP का निर्माण अगेन आप याद रखिए ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपका अपहील। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं डाउनहील।
क्योंकि उनमें उपस्थित ऊर्जा या संचित ऊर्जा का मान धीरे धीरे कम होता है। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन आपके स्थानांतरित होते हैं प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से याद रखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा स्थानांतरित होते हैं P700। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कभी भी P680 में वापस नहीं होते हैं। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन P700 से इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं FRS, इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन, पुनः यहाँ पे, और उसके पश्चात ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तथा ये 2 प्रोटॉन्स प्रयुक्त किए जाते हैं। एंजाइम यहाँ पे आपका उपस्थित है NADP रिडक्टेज। ये प्रक्रिया याद रखिए थाइलेकॉइड झिल्ली की बाह्य सतह पर पाई जाती है, और NADP रिडक्टेज की उपस्थिति में NADP आपका अपचयित कर दिया जाता है NADPH और H+ में, या सीधे सीधे आप NADH2 भी कह सकते हैं, NADPH2 भी कह सकते हैं। तो ये पार्ट आप याद रखिए। इसका पथ अगर आप देख रहे हैं तो पाथ आपका Z के आकार में अपीयर होता है, इसलिए इसको हम प्रकाशीय अभिक्रिया की Z परिकल्पना कहते हैं। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा। और स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं ऊर्जा का निर्माण यहाँ किस रूपों में होता है। ऊर्जा का निर्माण हम देख रहे हैं सामान्य रूप से ATP और NADPH और H+ के रूप में होता है। अधिक ऊर्जा किसमें उत्पन्न हो रही, तो याद रखिए ऊर्जा का अधिक मान जो संचित हो रहा है, क्योंकि प्रकाशीय ऊर्जा किसमें संचित हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में संचित होती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा अधिक मात्रा में अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन में, क्योंकि एक NADH2 का अणु, आप NADH2 कह सकते हैं इसको, आप इसी को NADPH2 भी कह सकते हैं, या आप जैसे लिख रहे हैं NADPH+H या NADH+H कहते हैं। किसी भी फॉर्म में आप लिखिए, एक अणु में संचित ऊर्जा का मान 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आप चक्रीय फॉस्फोराइलेशन से कंपेयर करते हैं तो ऊर्जा अधिक कहाँ पे संचित हो रही है या किसके द्वारा निर्मित हो रही है, और चक्रीय फॉस्फोराइलेशन के द्वारा। तो इतना पार्ट आप याद रखिए। दूसरा, आप जब क्लोरोप्लास्ट की संरचना पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं ग्रेनम लेमिली और एक स्ट्रोमा लेमिली। 2 ग्रेनम के मध्य में जो एक स्ट्रोमल लेमिली प्रेजेंट होती है, उस स्ट्रोमा लेमिली में भी PS1 उपस्थित होता है, परंतु वह PS1 केवल चक्रीय। तो यहाँ पे मुख्य रूप से याद रखिए कि अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन आपका कहाँ पे मिलेगा, ग्रेनम लेमिली में, और चक्रीय फॉस्फोराइलेशन आपको मुख्य रूप से मिलता है स्ट्रोमा लेमिली में, क्योंकि स्ट्रोमा लेमिली में याद रखिएगा NADP रिडक्टेज पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं, और परिणाम स्वरूप स्ट्रोमा में उपस्थित जो झिल्ली नुमा संरचनाएं हैं तंतु के समान, उन संरचनाओं में या स्ट्रोमा लेमिली में केवल और केवल आपको PS1 अथवा P700 का अभिक्रिया तंत्र देखने को मिलता है। तो इतना पार्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे इसके आगे। जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपकी प्रकाशीय अभिक्रिया एक्चुअली पूरा कंप्लीट है, क्योंकि जब आप PS1 एंड PS2 पढ़ते हैं उसी के साथ हम फॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं। फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP का निर्माण, चक्रीय फॉस्फोराइलेशन और अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन। अचक्रीय फॉस्फोराइलेशन Z परिकल्पना के द्वारा हम पढ़ते हैं, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और जल का प्रकाशीय अपघटन को ही हम हिल अभिक्रिया कह रहे हैं। जब रॉबर्ट हिल ने इस प्रक्रिया को प्रदर्शित किया था तो H2O के स्थान पर रॉबर्ट हिल ने कहा था कि H2A के रूप में कोई अभिकर्मक वहां पर उपस्थित है, जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रोटॉन्स के लिए निर्मित होता है। जब आप वायवीय ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं तो ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण में जल का अणु ऑक्सीजन को निर्मित करता है, परंतु जब आप सल्फर जीवाणुओं में या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आप पढ़ते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणुओं में H2O के स्थान पर H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड आप याद रखिए मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड वहां पर हाइड्रोजन आयंस अथवा प्रोटॉन को उत्पन्न करने के लिए
उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर आज हम क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अंधकार अभिक्रिया को पढ़ेंगे। उसके पहले हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एटीपी और NADPH का उपयोग किया जाता है अंधकार अभिक्रिया में। अंधकार अभिक्रिया जब हम प्रकाश संश्लेषण की प्रारंभ करते हैं तो उसमें हम मुख्य रूप से C3 और C4 दो प्रकार के पौधों का या पथ का उपयोग करते हैं। तब तक आप नेक्स्ट क्लास तक जितने भी बच्चे आज जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको सभी को कहूंगी कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, और सेकेंडली नेक्स्ट सेशन तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।